नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए बाजार का हाल जान लें। रजत हैं बता रहे हैं। सेटअप के हिसाब से एसएक्स निफ्टी की शुरुआत पॉजिटिव थी, उसके बाद एकदम से तेजी जो है बाजार खुलते ही हो गई। पूरे दिन भर हमने बाजार में तेजी देखी, लेकिन जो सेक्टर्स जो पॉकेट्स तेज हुए आज, उसमें आईटी और फार्मा, ये दो ऐसी पॉकेट्स जहां पर आज सबसे ज्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई। एनबीएफसी शेयर्स चले, लेटर हाफ में तो तेजी बढ़ गई। इसके अलावा निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे, देखिए पिछला हफ्ता था पीएसयू बैंकों का, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत निजी बैंकों की काफी बेहतर हुई है। केमिकल शेयर्स, आज गोवा कार्बन के जो नतीजे आए थे वीकेंड में, उसके बाद एकदम से सेंटीमेंट इंप्रूव हो गया। गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन जैसे शेयर्स पे अच्छी पकड़ रही आज केमिकल स्टॉक्स की। होटल शेयर्स, लॉजिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे पेरिफेरल्स थे जहां पर आज तेजी ज्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा तेज हुआ निफ्टी पे वो था कोल इंडिया, लगातार चढ़ता स्ट्रक्चर 3% आज भी तेज। ल्यूपिन, सन फार्मा, दोनों स्टॉक्स पे मोमेंटम बना। इन्फोसिस 2.5% के करीब यहां पर तेजी स्टॉक में देखने को मिली। गिरावट में आज टेलीकॉम का दिन नहीं था। भारतीय एयरटेल टूटा, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी और 4% स्टॉक को नीचे ले गई। ओएनजीसी, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आधे फीसदी के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो आज तेजी बनी वो था तमाम स्टॉक्स तेज थे और दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग। फार्मा स्टॉक्स में भी छोटे मझौले स्टॉक्स की बारी थी। वीनस रेमेडीज, कोपरान, मार्क्सन्स जैसे स्टॉक्स चले, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट पे जो सबसे एक्टिव था वो था वोकहार्ड। 6% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ ये स्टॉक। केमिकल शेयर्स, गोवा कार्बन तो चला ही, लेकिन फिलिप्स कार्बन 19% तेजी। बालाजी अमीन, दीपक नाइट्राइट, इंडिया ग्लाइकोल जैसे स्टॉक्स में 8% से 14% का मूव एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एनबीएफसी पॉकेट चली आज। कैपिटल फर्स्ट, एलएनटी फाइनेंस और इक्विटास जैसे स्टॉक्स आउटशाइन करते हुए नजर आए। होटल शेयर्स आज डिमांड में थे, जिसमें इंडियन होटल्स, रॉयल ऑर्किड और ईआईएच होटल लीला जैसे स्टॉक्स में आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा था। और कुछ और स्टॉक्स जिसमें आईडीएफसी बैंक, रेन इंडस्ट्रीज, भारत वायर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, तो देख सकते हैं क्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में तेजी थी और ये प्री रिजल्ट के जो सीजन है उसकी एक खरीदारी देखने को मिल रही है। धन्यवाद रजत इस अपडेट के लिए। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सूर्या भाटिया। सूर्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह आने के लिए। पहले दर्शक भी जुड़ रहे हैं। चमन जलान है फोन लाइन पर। चमन, गुड इवनिंग। चमन। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर, आप बताइए। जी, आपने लिखा है हमको कि 10 साल में आप 50 लाख अक्यूमुलेट करना चाहते हैं। यस राइट, तो कितना आप निवेश कर सकते हैं ये नहीं लिखा आपने। पर मंथ कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट? जी, मैं 5000 मंथली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ फिलहाल अभी। 5000, और हर साल बढ़ा सकते हैं इसको? हाँ जी, मैं हर साल अर्निंग को इंक्रीज कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। थोड़ा टफ है सूर्या, 50 लाख 10 साल में 5000 के साथ, लेकिन अगर हर साल बढ़ाते रहें तो उम्मीद है पहुंच सकते हैं वहां तक। देखिए मुश्किल है क्योंकि राशि काफ़ी कम है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अचीव करने के लिए 50 लाख का 10 साल के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है करने के लिए। अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट की बात करें तो आपको 18,000 रुपये सेव करना पड़ेगा प्रति माह के हिसाब से 50 लाख के ऊपर पहुंचने के लिए। इसके लिए हमने 15% की एक इंटरेस्ट की अजम्पशन ली है, जिसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम 15% अज्यूम करेंगे कि आप काफ़ी रिस्क ले रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो बेहतर ये है आप पहले ये समझिएगा कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं पोर्टफोलियो में। आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि आपका टारगेट क्या है, बट उस टारगेट को अचीव करने के लिए बीच में कितनी बाधाएं आएंगी, कितना रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ये काफ़ी ज़रूरी है जानने के लिए आपको। इक्विटी बाजार में अच्छी तेज़ी आ रही है आजकल, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना जो रिस्क प्रोफाइल है उसको ध्यान में ना रखें और सिर्फ सारा का सारा अपना जितना भी आपका पैसा है उसको आप इक्विटी में लगा दें। कोशिश करिए, जैसे अभी आपने कहा 5,000 रुपये आप हर महीने सेव कर सकते हैं, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइएगा, जितना बढ़ा सकते हैं कोशिश करिए बढ़ाने की, और ताकि आप अपने काफ़ी क्लोज पहुंच जाएं जो आपका टारगेटेड एक्सपेक्टेड जो कॉर्पस है अचीव करने के लिए। और कुछ स्कीम्स हो इनको वो भी बता दें। देखिए अगर आप रिस्क की बात करें तो पहली बार आप शुरुआत कर रहे हैं निवेश करने के लिए मार्केट्स के अंदर, और उसमें भी इक्विटी मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइएगा आप। एसआईपी करिए, जब 5,000 रुपये की आप शुरुआत करिए। आप बैलेंस फंड से, लार्ज कैप फंड से और एक मल्टी कैप फंड से 3 फंड ले लीजिए। 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं। एचडीएफसी बैलेंस फंड है, लार्ज कैप में आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है, मल्टी कैप के अंदर मोतीलाल मोस्ट फोकस 35, कोटक सिलेक्ट फोकस है। एक फंड तीनों कैटेगरी में ले लीजिएगा और इसको थोड़ी समय के बाद परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करिएगा, ताकि कोई अगर चेंज करना पड़ता है आपको, अगर कोई स्कीम में अंडर परफॉर्मेंस है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए,
अब चलते हैं पटियाला, जहां से इंद्रजीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार इंद्रजीत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, अच्छा है जी। आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी 2010 से, और देखिए कितनी अच्छी रंग लाई आपके लिए। 23% है आपका एनुअलाइज रिटर्न। यस सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। और जो दर्शक देख रहे हैं, देखिए 7 साल में 23% एनुअलाइज रिटर्न इन्होंने किया है। हालांकि कुछ ज़्यादा ही स्कीम्स ले ली हैं उसके बाद में, क्योंकि एक है इनका सूर्या 5 स्कीम्स हैं जिनमें लमसम किया है, फिर 5 में SIPs भी हैं। अच्छी खासी रकम है, 19,000 पर मंथ कर रहे हैं। गोल्स इन्होंने लिख के भेजे हैं आपको। 30 लाख चाहिए इनको 5 साल बाद अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए, और फिर बिटिया की हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख 10 साल बाद। तो इन्फ्लेशन भी कितनी अच्छी तरह से देखिए ये फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ 30 लाख में होगी 5 साल बाद, उसको वही 10 साल बाद 50 लाख की होगी। आपने इनका पोर्टफोलियो भी देखा है, बढ़ा सकते हैं हर साल 10% अपनी इन्वेस्टमेंट। तो क्या सही रास्ते पर हैं ये? इनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है आपको? देखिए इंद्रजीत जी, आपके जो पोर्टफोलियो का चयन है, पहले आपकी गोल्स की बात कर लेते हैं। 19,000 रुपये पर मंथ आप सेविंग कर रहे हैं। अभी आपका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसकी भी वैल्यू 20 लाख बताई है आपने, और 10% के हिसाब से भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर वृद्धि कर सकते हैं। तो अगर तीनों को हम कंसिडर करेंगे तो आपके जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। दूसरी बात है, आपके जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है आपका, इसके अंदर 5 फंड्स हैं, 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 1 मल्टी कैप। लार्ज कैप को आप एक कम कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे फंड्स हैं, पर लार्ज कैप में कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक से ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, SIP के अलावा हैं 5 फंड, बट उसमें से 2 फंड सेम हैं, 3 नए फंड्स हैं आपके पास, क्योंकि काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं अपने टाइम में। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी देखी गई है, तो उनको थोड़ा ट्रैक करिएगा, और अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है उन फंड्स के अंदर तो आप उनको रिडीम करके एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं आपके 5 जिसमें SIP जा रही है, उनके अंदर एडिशनल परचेज कर सकते हैं, और थोड़ा प्रॉफिट ही बुक हो जाएगा आपका इसी कारण से। और स्टैगर्ड मैनर में STP के जरिए निवेश करिएगा, ताकि एक लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो को आप मेंटेन कर पाएंगे। चलिए अब रायगढ़ छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां से डॉक्टर नवल पटेल जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। डॉक्टर पटेल नमस्कार, गुड इवनिंग। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए, आपका सवाल भी हमें मिला, बहुत ही अच्छा क्रिस्प सा सवाल है। 4 स्कीम्स हैं आपके पास, 18 साल में 1 करोड़ तक आप पहुंचना चाहते हैं। 3 में 4,000 डाल रहे हैं, 1 स्कीम में 2,000 डाल रहे हैं, करेक्ट? जी। सूर्या ये जानना चाहते हैं कि इनको और स्कीम्स की ज़रूरत है, और क्या 18 साल में इस गोल तक पहुंच पाएंगे? देखिए, अभी जो आपकी सेविंग हो रही है 14,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, काफ़ी लंबा समय है निवेश करने के लिए। तो आपका जो गोल का टारगेट है वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। पर जब हम बोलते हैं आसानी से अचीव कर पाएंगे, तो कोशिश करिए कि आप अपने गोल्स को और बढ़ाएं और फैलाएं, ताकि आपको थोड़ा सा एक स्टिफ टारगेट मिले अचीव करने के लिए। क्योंकि देखा ये गया है, अगर कोई बोलता है कि आप आसानी से अचीव कर लेंगे, तो थोड़ा सा आप वीक पड़ जाते हैं कि हम सेविंग कर लेंगे। आपका ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ है, अच्छे फंड्स आपने पिक किए हैं, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई किया है पोर्टफोलियो के अंदर आपने। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, मल्टी कैप 2 फंड्स हैं आपके पास। पर एक ही कमी ये है कि काफ़ी एक्सपोजर आपका एक ही फंड हाउस के अंदर है। फंड्स में कमी नहीं है, बट हम हर बार यही बोलते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करिए, एलोकेशन के अंदर भी और फंड हाउसेस के अंदर भी। तो आपके पास जो फंड आपने एक पिक किया हुआ है, फंड हाउस पिक किया हुआ है SBI का, बेहतर फंड्स हैं, बट फंड हाउसेस को भी थोड़ा सा आप डिफरेंस क्रिएट करिएगा। काफ़ी अच्छे फंड हाउसेस अवेलेबल हैं मार्केट में। आप HDFC, ICICI, रिलायंस, SBI भी उसी में से एक आता है, बिरला है। तो 1-2 फंड्स को आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करिएगा और इसी को बरकरार रखिएगा पोर्टफोलियो को। ये भी आपने एक अहम बात बताई, क्योंकि कई जो दर्शक हैं सूर्या ये गलती भी कर बैठते हैं कि एक ही AMC से काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स ले लेते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे बैंकिंग इनकी होती है, बैंक का खाता होता है, और वहीं से ये खरीदते हैं अपनी स्कीम्स। तो जैसे आपने कहा कि ये भी समझ बूझी की चीज़ नहीं है कि सारी एक ही AMC की आप स्कीम्स ले लें। क्योंकि होता क्या है विवेक, कारण ये है कि आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर फंड हाउस का काफ़ी अच्छा प्रोसेस होगा वो, बट कभी कभी अगर उसके अंदर कोई एक नेगेटिव रीज़न के कारण से परफॉर्मेंस नहीं आती है,
तो सारी स्कीम्स में जनरली आप देखेंगे कि इम्पैक्ट आ जाता है। तो बेहतर है कि आप डिफरेंट फंड मैनेजर का चयन करके, डिफरेंट प्रोसेसेस का चयन करके आप अगर पिक करेंगे तो एक अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से बद्रीनाथ शिंदे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बद्रीनाथ, कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? सर मैं अंबड़ तालुका से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप 30 साल के हैं। छोटे गांव से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत खुशी हुई। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि आप छोटे गांव से बोल रहे हैं, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर भी दी अपनी, है ना? और ये बहुत अच्छी बात है। अपने गांव में सबको बताइएगा कि निवेश करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, हम रोजाना आपका देखते हो सर। जी, बहुत बहुत खुशी हुई है जान के। अभी पर मंथ कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट बद्रीनाथ? 10,000 तक। 10,000 तक आप कर सकते हैं? हाँ, चलिए, गोल इनके बहुत अच्छे तय हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से लिख के भेजे हैं कि मेरे को अपने गांव में एक अच्छा सा घर 5 साल बाद चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 साल बाद पैसे लगेंगे, बिटिया की शादी के लिए 22 साल बाद पैसे लगेंगे, और अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए 30 साल बाद। अभी तक एक इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और सुकन्या समृद्धि योजना में भी साल का 12,000 डाल रहे हैं ये सूर्या। बद्रीनाथ जी, जो भी आप निवेश कर रहे हैं, पहले इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। बेहतर ये होगा कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस प्लान्स के लिए आप एक टर्म प्लान खरीदें अपने लिए, क्योंकि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो एक टर्म प्लान जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी लाइफ प्रोटेक्शन होती है, जिसमें कुछ वापस नहीं मिलता है आपको। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस का, वो सिर्फ आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जमा होता है। उसको मोर्टेलिटी चार्ज बोला जाता है। तो एक टर्म प्लान अपने लिए ज़रूर लीजिएगा और कुछ एक्सपेक्ट मत करिए कि कुछ वापस मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम प्रीमियम होता है इसके अंदर। और कारण भी यही होता है कम प्रीमियम का, कि सिर्फ आपकी लाइफ प्रोटेक्शन ये करता है। क्योंकि आप जब भी अपना प्लानिंग करेंगे, अगर बीच में आपकी लाइफ को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी फैमिली सिक्योर्ड होगी फाइनेंशियली, ताकि जो आपके गोल्स हैं, जो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन किए हैं, वो आपकी फैमिली अचीव कर पाएगी। जहां तक आपकी निवेश की बात है, आप अभी पहली बार ही निवेश करना शुरू कर रहे हैं, तो इक्विटी तो हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपका लंबे समय का होराइजन है। तो शुरुआत करिएगा आप बैलेंस फंड से, और एक कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स फंड की। और यही कैटेगरी जो इक्विटी सेविंग्स फंड की है, जिसमें इक्विटी की मात्रा 30 से 40% की होती है। आपका जो 3 से 4 साल का एक कॉर्पस है, आपने अलग से लिखा है कि मुझे वो भी निवेश करना है, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। इक्विटी हम हर बारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन की दरें हैं, आपको उसको बीट करना है, आउट परफॉर्म करना है लंबे समय के अंदर। छोटे समय में इक्विटी इसलिए मना करी जाती है ताकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, वोलेटाइल एसेट क्लास होता है। तो बेहतर यही है लंबे समय के लिए, जो कि आपका होराइजन है, आप बैलेंस फंड और लार्ज कैप इक्विटी भी देख सकते हैं आने वाले समय में। आपने गोल्स के लिए अपनी अभी राशि नहीं लिखी है, पर जो आपकी हर महीने की जो आप सेविंग करना चाहते हैं, जो 10,000 रुपए की प्रति माह की सेविंग की आपकी कैपेसिटी है, उसको इसी कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा और धीरे धीरे करके कोशिश करिएगा कि कैसे मैं इस राशि को हर महीने बढ़ा पाऊं। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके बद्रीनाथ जी। उम्मीद करते हैं आपके तमाम गोल फुलफिल हो जाएं। जब मन करे हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं अमित देहरकर से। ये एक टीचर हैं और बहुत खुशी हो रही है अमित आपसे बात करके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी, आपने लिखा है कि 3 स्कीम्स हैं आपके पास। हाँ, खरीद ली हैं 3? स्कीम नहीं है सर मेरे पास। SBI ब्लू चिप फंड में मैंने अभी जनवरी में ये स्टार्ट किया है SIP। और बाकी 2 जो लिखी हैं आपने, वो उनमें करना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कि ठीक है कि नहीं? हाँ, उसमें करना चाहता हूँ। और कितनी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं? ये 20 साल के लिए। 20 साल के लिए, बहुत अच्छी बात है। सूर्या, एक स्कीम तो अभी हाल ही में ले ली इन्होंने, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, और बाकी 2 हैं, उनके नाम लिखे हैं, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड। दोनों में 1000 की SIP करना चाहते हैं। अमित, जो आपकी ऑलरेडी SIP चल रही है, जो आपने अभी शुरू करी है, इसी महीने शुरू करी है आपने SBI ब्लू चिप में, काफ़ी अच्छा फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। इसको तो आप होल्ड ही करिएगा पोर्टफोलियो के अंदर अपने। आपने दूसरा फंड लिखा है L&T इमर्जिंग बिजनेस, ये स्मॉल कैप कैटेगरी है। ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 1 साल में और 3 साल के अंदर। तो और रिकमेंडेड फंड भी है, इसके अंदर भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आपने अभी ये बोला है कि आपका 20 साल का
इन्वेस्टमेंट होराइजन है। नहीं तो पहले हम ये बोलते हैं आपको कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करिए, पर आपने बताया है 20 साल का है तो उसके अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। पर साथ में ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि आप रिस्क ले सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि हर बारी हम यही बोलते आ रहे हैं कि परफॉर्मेंस आई है मिड कैप में, स्मॉल कैप में इक्विटी ने अच्छी रिटर्न्स दी हैं, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये मिड कैप कैटेगरी है जिसमें स्मॉल कैप भी आती है, काफ़ी रिस्क एसेट क्लास है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क है इसके अंदर, काफ़ी वॉलेटिलिटी इसमें हो सकती है आने वाले समय के अंदर। तो अगर आप अपना जो होराइजन है उससे ट्रू रहेंगे, मतलब उसको मेंटेन करेंगे ताकि आपकी जो रिटर्न है एक अच्छी रिटर्न बन पाए, और बीच में अगर आप गिरावट देखते हैं और जो कि आपको जरूर मिलेगी इतने लंबे समय पीरियड के अंदर, तो आपको अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखना पड़ेगा। तीसरा फंड भी आपने मेंशन किया है, वो भी मिड कैप है। उससे बेहतर ये होगा कि आप एक मल्टी कैप फंड पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका, एक लार्ज कैप का, एक मल्टी कैप का और एक मिड कैप का। और उसके अंदर आप कोटक सिलेक्ट फोकस, मोतीलाल मोस्ट फोकस 35 कोई भी एक फंड पिक कर सकते हैं ताकि आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। आइए अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां से राकेश कुमार जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राकेश नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसी सर्दी पड़ रही है? कहाँ पे हैं आप हिमाचल में? सर हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सर। कांगड़ा में हैं आप? अच्छा। हाँ जी सर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला के पास। जी मुझे मालूम है, मैं रहा हुआ हूँ वहाँ पे बचपन में। चलिए, आपने लिखा है कि आप सरकारी नौकरी में हैं, अभी 40 इयर्स के हैं आप, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, लेकिन एडवाइस लेना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही स्कीम्स ले रखी हैं आपने। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था इसके बारे में, और जैसे जैसे कोई गाइड करता चला गया वैसे वैसे सर हम स्कीम्स को लेते चले गए। चलिए, अब आपके पास बेस्ट गाइड हैं, वो बताएंगे आपको, तो सुन लीजिए ज़रा। सूर्या, क्लियरली थोड़ा तो इनको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, बहुत सी स्कीम्स ले रखी हैं, कुछ लमसम, कुछ SIPs, तो ज़रा इनको आप एडवाइस दीजिए कि किस तरह से रीस्ट्रक्चर कर सकें अपने पोर्टफोलियो को। देखिए, आपके जो टोटल फंड्स हैं, आपने 14 फंड्स लिए हुए हैं, जिसमें 4 लार्ज कैप हैं, 4 मल्टी कैप हैं, 5 मल्टी कैप हैं और 5 मिड कैप हैं। टोटल 14 फंड्स हैं आपके पास। काफ़ी ज़्यादा फंड्स हैं, काफ़ी ओवरलैपिंग भी होती है पोर्टफोलियोज़ के अंदर। कोई भी आप एक फ़ंड लें, उसके अंदर कभी भी नोट करें, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो एक फ़ंड के अंदर 30 से 40 स्टॉक्स तो आप हमेशा पाएंगे ही पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सोचिएगा 14 फंड हैं, और 14 अगर 40 से गुना करेंगे तो आप कितने स्टॉक्स आपने होल्ड किए हुए हैं छोटी छोटी मात्रा के अंदर। तो डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा होता है पोर्टफोलियो के अंदर, पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना भी कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। और दूसरी बात, आप पोर्टफोलियो को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे बेहतर। तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप एक लार्ज कैप रखिए, 2 मिड कैप, 2 मल्टी कैप, 5 फंड का पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर लीजिएगा अपने लिए, जो कि काफ़ी है। फंड्स अच्छे हैं आपके, पर थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अपने पोर्टफोलियो का निकालना पड़ेगा। कोशिश करिएगा जो लॉन्ग टर्म है उसको अगर हम निकल सकें, ताकि आपके ऊपर कोई ना एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो, ना ही कोई टैक्सेशन पे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। 5 फंड्स लेकर, इसके अलावा आपने बोला है कि आपको रीबैलेंसिंग करनी है पोर्टफोलियो की बिटवीन की डेट और इक्विटी में मात्रा मेरी कैसी है। आपका PPF है, थोड़ी छोटी अमाउंट है, और साथ ही में आपका NPS जा रहा है। तो NPS की अमाउंट इसमें मेंशन नहीं है, बट ग्रेजुअली आप थोड़ी सी अपनी इसमें अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप बैलेंस फंड का पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, ताकि एक आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। इसके अलावा जो आपको टारगेट अचीव करने हैं, जो गोल्स अचीव करने हैं, वो आपके सिर्फ इस सेविंग से और जो PPF है उससे अचीव नहीं हो पाएंगे। आपको थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी अपनी सेविंग की दरों की। NPS भी उसमें जोड़ लीजिए, पर NPS इतनी लिक्विडिटी आपको ऑफर नहीं करता है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं, आपको जो अचीव करना है, आपको कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये की राशि का टारगेट करना पड़ेगा, अगर आपको जो अपना गोल मेंशन किया आपने 3 करोड़ का अचीव करने के लिए। उसके अंदर भी आपको हर साल अपनी सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए जो आपकी सेविंग्स हैं उसको आप थोड़ी सी लिक्विडिटी की तरफ लेकर चलिएगा, कि टारगेट के हिसाब से आप उसको मीट कर पाएं। तो कोशिश करिए कि आप PPF में अपनी अमाउंट बढ़ाएं, बैलेंस फंड्स में अमाउंट बढ़ाएं, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर। चलिए, अब अंशु सिंह जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। अंशु। हाँ जी जी, गुड इवनिंग, विवेक हियर। कैसी हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी बैक। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारी ड्यूटी है।
आपने हमें लिखा, इसके लिए धन्यवाद। और आप 24 साल की हैं, एक आईटी कंपनी में काम कर रही हैं, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज पूछनी थी आपसे, ये 6 से 7 साल का गोल क्या है? Actually, I'm 20, as I mentioned, like I'm 24 years old and I'm working with an IT company for now. जी। So probably like once I'll get married, so I'm not really sure. It can be, go for like more than 10 years probably. But as of now, what I'm expecting is like I should be working for the next 6 to 7 years. This is what my expectations is. अच्छा, But 6 I'll से 7 definitely try साल my आप best और to काम करेंगी, उसके बाद इरादा है कि नहीं करना है, राइट? हाँ जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Just like my expectation is to work for long, but yes, like as of now, I think it should be till like 6 to 7 years. I don't know rest about the future, but yes, probably I'll definitely try my best to continue my investments in mutual funds. नहीं, आप वर्क अगर ना भी करें तो आपके पैसे तो आपके लिए काम कर सकते हैं ना आगे के लिए भी। बिल्कुल जी। और मैं इससे आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप केवल 6 to 7 इयर्स की बात करेंगी तो शायद सारी जो आपने इक्विटी स्कीम्स ली हैं वो आपके लिए सूटेबल ना हो। लेकिन अगर आप इन पैसों को पूरा ना एग्जॉस्ट करें 6-7 साल में, लेकिन 10-15 साल भी रहने दें या 20 साल रहने दें, तो और भी ग्रोथ हो सकती है आपके लिए। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सूर्या बताएंगे आपको कि क्या स्कीम्स आपकी ठीक हैं, और ज़रा सुन लीजिए। सूर्या, गोल तो आपने सुना इनका, अभी 16,000 कर रही हैं इन्वेस्ट, जो अच्छी बात है। इसका मतलब काफ़ी पोर्शन जो है अपनी इनकम का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी इन्होंने, और केवल 24 इयर्स की हैं। लेकिन 6-7 साल के बाद 80 to 90 लाख एक्सपेक्ट कर रही हैं। 4,000 और ELSS में भी डाल सकती हैं, तो 20,000 पर मंथ है इनकी इन्वेस्टमेंट। देखिए, 16,000 ये अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4,000 की और ये सेविंग पोटेंशियल रखती हैं अंशु। टोटल 20,000 रुपये की राशि ये सेव कर सकते हैं। 16 कर रही हैं, 4 कर सकती हैं, तो 7 साल का होराइजन है इनका। तो अगर 20,000 को मान के चलें 7 साल के लिए, तो जो मूल राशि है वो बैठती है 16,80,000 रुपया। सिर्फ 7 साल के अंदर अगर हम 15% भी अगर मान लें कि आपकी ग्रोथ है अर्निंग्स के अंदर, तो ये 30 लाख के लगभग पहुंचती है। तो काफ़ी दूर है जो आपका टारगेट है अचीव करने के लिए अंशु। आपने जो गोल्स लिए हैं जो 7 साल का है, थोड़ा सा या तो आप चेंज करिएगा उसको, या जैसे आपने अभी बोला कि मुझे 7 साल के बाद मैं रिव्यू करूंगी, तो वो भी कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर है उसको आप होल्ड रख सकते हैं। आपने जो 4 फंड्स लिए हैं, इसमें 3 लार्ज कैप फंड्स हैं, एक बैलेंस फंड है। तो 3 में से आप 2 लार्ज कैप फंड्स को हटा दीजिएगा, एक मल्टी कैप फंड ऐड कर लीजिए, और एक ELSS फंड जो कि आपकी रिक्वायरमेंट भी है टैक्स सेविंग के लिए, वो भी ऐड कर सकते हैं। L&T और IDFC 2 अच्छे फंड हैं टैक्स सेविंग में। एक फंड का चयन करिएगा, ये नहीं कि आप दोबारा 2 फंड ले लें। 4 फंड का अच्छा पोर्टफोलियो है आपका, तो आपका एक लार्ज कैप, एक ELSS, एक मल्टी कैप और एक बैलेंस फंड आपका पोर्टफोलियो है, जो कि अच्छा मिश्रण दे देगा आपको एक रिटर्न अचीव करने के लिए 7 साल में। और इसको होल्ड रखिएगा। अगर आप अपनी जॉब छोड़ भी देते हैं तो 7 साल के बाद कुछ रिक्वायरमेंट है, पार्शियली आप उसमें से विड्रॉ करना भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु कॉल करने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सूर्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।